सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 नहीं लेक्चर नंबर 4 है ऑफ द चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। और वैसे भी हमारा ओवरऑल भी लेक्चर नंबर 4 ही है देखा जाए तो। एंड लास्ट क्लास में कुछ बच्चों की पहली क्लास थी तो उनके लिए लेक्चर नंबर 2 है आज, ठीक है ना। सुनो भाई, हम लोगों ने अब तक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो कॉन्सेप्ट करे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज़ वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करना है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो जितना भी ड्यूरेशन का क्वेश्चन उतना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है कॉम्प्लिकेटेड भाई? क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। पहले ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है वो होगा। बट सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। बताओ सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। बताओ फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। तो होगा क्या इस तरीके से, अगर हम बात करें 30th ईयर का क्या होगा प्रिंसिपल 30th ईयर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 29 ईयर्स में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो। तो होगा क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये प्रिंसिपल ह्यूज होता चला जाएगा और इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड में जाकर के आपको बहुत हाई रिटर्न्स देने लगता है। और यही रीज़न था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक एक साल के गैप की वजह से 3-3, 4-4 करोड़ की फिगर का फर्क आ रहा था। याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में हमने शेयर मार्केट का डिस्कस किया था कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो पैसा, ठीक है ना, अगर 18 की उम्र पे करते हो तो 21 लाख, बट 17 की उम्र पे कर देते हो, सॉरी 21 करोड़, बट अगर कौन सी एज पे कर देते हो, एक थोड़ा पहले कर देते हो तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा था ह्यूज आ रहा था। आज दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर याद नहीं आ रहा तो बहुत ह्यूज फर्क पड़ता है विथ टाइम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका फॉर्मूला इजी है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, टाइम और 100 को m से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप बोल सकते हो दूसरी चीज़ की टाइम को तो m से मल्टीप्लाई करना है बट रेट को m से डिवाइड करना है। ओके जी, क्लियर हो गई बात। रेट डिवाइडेड बाय m हो जाएगा और टाइम मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। m क्या होता है कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अगर हाफ ईयरली है तो 2, क्वार्टरली है तो 4, बाय मंथली है तो 6, मंथली है तो 12 एंड डेली है तो 365। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या डेली वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आंसर इज नो। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग डेली वाला क्वेश्चन एक साल का भी आ गया ना तो ऊपर पार में क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 365। तो आपको पता ना कितनी बार इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, फिर 364 टाइम्स, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना लेंदी नहीं आता। अच्छा, अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो फिगर होती है ना, फॉर एग्जाम्पल का आपका रेट 12% है और कंपाउंडिंग हो रही है मंथली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर, तो आपका 12 डिवाइड बाय 365 कितना होता है, 12 डिवाइड बाय, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0328। तो यहाँ पे आपका 1.0003286 टू द पावर 365 आ जाएगा अगर एक साल का क्वेश्चन है और कंपाउंडिंग हो रही है डेली, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जब आप सॉल्व करोगे क्या होगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू 365 टू दी पावर 1 इंटू 365, यही होगा। बोलो है ना, एक साल का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और कंपाउंडिंग हो रही है डेली, यही करोगे आप लोग। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये फिगर मिलेगी। और अगर क्वेश्चन आता है कंपाउंडिंग डेली का तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि भाई दिस इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी है वो गिवन होगा। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए थे, याद है आप लोगों को, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ कुछ बातें करी थी, और कंपाउंड इंटरेस्ट एट शॉर्टर इंटरवल्स के भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। याद आ रहा है कुछ? आ रहा है याद? नहीं आ रहा? आ रहा है। आप लास्ट क्लास में आए थे? अच्छा, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। आया करो भाई, आया करो, ऐसे गायब मत हो करो। अच्छा हाँ, आपने बताया था, नहीं आपने नहीं किसी और ने बताया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट। अच्छा, कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली बेसिस पर, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी एक साल में कितनी बार हो रही है कंपाउंडिंग, 2 बार, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 2। प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है आपका फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6%,
पहले साल का रेट 6%, दूसरे साल का रेट 6% और तीसरे साल का रेट 9%। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपके जो ऑप्शन है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसे करेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं किया था। सुनो भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, क्योंकि कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल है तो मल्टीप्लाई बाय एम टू द पावर टी मल्टीप्लाई बाय एम। इसमें फिगर्स पुट करो, 10,000 आ गया प्रिंसिपल की जगह, रेट कितना है 6%, कंपाउंडिंग किस बेसिस पर हो रही है, हाफ ईयरली इनटू 2। अच्छा, जो 6% रेट है कितने सालों के लिए है, 2 सालों के लिए, तो टाइम लो 2 और मल्टीप्लाई बाय एम 2। तो अगर मैं ये आंसर निकालता हूँ, जल्दी से सोचकर बताना, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल का क्वेश्चन है और अगर मैं आंसर निकालता हूँ पैनल बताइए भाई, तनिष्का, कृतिका, आवाज़ क्लियर आ रही है अब क्लियर है, ओके। चलिए अब आगे सुनो भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए प्रिंसिपल ये होगा, तो मैं इसको प्रिंसिपल ट्रीट कर लूँ इस पूरी फिगर को, बोलो हाँ या ना। बताओ फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल जो कि ये पूरी फिगर, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना होगा थर्ड ईयर के लिए बताइए, 9/100, कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली बेसिस पर। अच्छा, जो रेट 9% है कितने ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ आप लोगों को कैसे करना है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि भाई ₹10,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, द रेट फॉर द फर्स्ट ईयर बीइंग 6%, फॉर द सेकेंड ईयर बीइंग 9% एंड फॉर द थर्ड ईयर बीइंग 12% पर एनम रिस्पेक्टिवली, फाइंड अमाउंट। तो हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट को लिखना है, फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, एक साल के लिए 6% है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम 9% भी एक साल के लिए, 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम 12% भी एक ही साल के लिए। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, खुद सोचना आपको जो एक साल के बाद का अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, तो ये हो गया प्रिंसिपल और 1 प्लस R/100 टू द पावर टी। फिर जब आपके पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा, यानी कि ये वाली फिगर आ जाएगी, तो ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर के लिए, तो अगेन प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो चेन बन जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार नहीं निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक साल बाद का पहले वो अमाउंट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे सेकंड ईयर के लिए, फिर सेकंड ईयर के बाद का अमाउंट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे थर्ड ईयर के लिए। उसकी जगह एक ही बार में कर लो भाई पूरा। आ रही है बात समझ, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर लाएं आज आप लोग, कैलकुलेट करिए और बताइए क्या होगा आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जल्दी कैसे करना है एग्जाम के अंदर, आप बहुत टाइम लगा सकते हो। 6/2 3 हो सकता है, 3 हो जाएगा। 3% को कैसे लिखूंगा, 0.03, तो 1.03 हो जाएगा टू दी पावर 4। 9/4 4.5 होता है, 4.5% को कैसे लिखूंगा, 0.045, तो 1 प्लस 0.045 कितना होता है, 1.045 टू दी पावर 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर, एनी डाउट्स नहीं है। अब आप सबसे पहले निकालो, ये कैसे निकालेंगे सुनो, 1.03 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार इक्वल टू प्रेस करूं, 3 बार, पावर जितनी भी है -1 टाइम,
1 2 3, मेरा ये वाला आंसर आ चुका है कैलकुलेटर पे। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.045 से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1.045 से, तो क्या मैंने इस चीज़ को 1.045 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया? तो मल्टीप्लाई बाय 1.045 मल्टीप्लाई बाय 1.045, मेरा ये पूरा आंसर आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12290.83। मुझसे क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं पूछा था, क्या पूछा था? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, क्या लिखा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए? 2290.83। 10,000 माइनस कर दो ना, इसमें प्रिंसिपल आ गया, लो जी 2290 आपका आंसर आ गया। तो बात समझ आई आप लोगों को? हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? इजी इजी। अब आ जाए ना, हम लोग है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। हम अलग अलग सिनेरियो समझेंगे, कैसे रेट निकाल सकते हैं, कैसे टाइम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिक्स, जल्दी, ठीक है ना, इक्वेशंस बिना बनाए। तो शुरू करते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग। एक काम करते हैं, बुक से करते हैं। लो जी, हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक तो क्लास में कर लिया था, याद है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लास में कर लिए थे। कौन सी क्लास में कर रहे थे? सेकंड क्लास में, ठीक है ना। सेकंड क्लास में कौन कौन आया था? जो पुराने पहले बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चों की तो पिछली क्लास फर्स्ट क्लास, तो उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहले से आ रहे हैं। नहीं आ रहे कोई? आप आ रहे हो ना? तो हमने सेकंड क्लास में कर लिए थे। कौन से? पहले 14 क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग है बिल्कुल। हाँ, मतलब मैंने लिंक भेजा था ग्रुप में, 3 लिंक्स भेजे थे 2 दिन पहले, देख लेना एक बार, ग्रुप चेक कर लेना। 3 दिन पहले जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी, बेसिकली 2 दिन पहले, तब मैंने 3 लिंक्स भेजे थे, वो लिंक्स देख लेना एक बार, उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, देखना बाद में, पहले खुद ट्राई करना। अगर नहीं होंगे फिर देखने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे होगा, पहले खुद ट्राई करना है। ये 14 क्वेश्चन किसके हैं? सिंपल इंटरेस्ट के हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन से ट्राई करना, वरना मैं करा दूंगा क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इसका भी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है बुक से, ठीक है ना। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। आपने वो देख ली क्या? अच्छा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, वो जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है ना ग्रुप में, वो लास्ट बैच की हैं, क्योंकि इस बैच में तो वो दिक्कत नहीं हो जाती बीच बीच में, देखा ना, वो लाइट चली आती है, रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, तो मैंने लास्ट बैच की भेजी है। तो उसके अंदर तीसरे लेक्चर के अंदर एक कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 15th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर इन। बताओ, प्रिंसिपल हर साल, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किस में चेंज होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, रेट जो है 5% है, और टाइम जो है वो 4 साल है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, बताओ, बता दोगे? निकाल लोगे? आया ना? इजी। कैसे करना है बताओ? अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। अच्छा, कंपाउंडिंग ईयरली ही होगा अगर 5% पर एनम के आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। अगर पर एनम के आगे लिखा होता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फिर हम कंपाउंडिंग एट शॉर्टर इंटरवल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले में क्या चेंज होता? 100 से m मल्टीप्लाई होता, टाइम से m मल्टीप्लाई होता, सिर्फ इतना चेंज होता। देखो, टाइम और नंबर ऑफ पीरियड एक ही चीज़ है, ठीक है ना। n मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाता है, और t टाइम हो जाता है, एक ही बात होती है। 1.05 टू द पावर 4। बताओ जी, 1.05 टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे आप लोग? 1.05 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम इज इक्वल टू, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 करने से? 1215.50। वेरी गुड। तो 1215.50 आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब उसमें राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, 0.50 नहीं लिखा। और अगर ये आपका अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 215.5, ठीक है ना। अगेन राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। क्लियर? इजी। अगला देखिए 17th क्वेश्चन।
पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लेना होता है जनरली, बट कई बार ऑप्शन में डेसिमल के बाद का लिखा ही नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर्स में नहीं लिखा, ठीक है ना, तो आपको राउंड ऑफ करके देखना पड़ता है। और अगर कोई ऑप्शन आपको देखेगा भी नहीं, कोई ऑप्शन देखेगा भी जिसमें डेसिमल के बाद लिखा गया, तो आपको 2 डिजिट्स ही देखेंगे। जैसे देखो इसमें देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, ठीक है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, कोई भी अगर आपको दिखेगा भी बाय चांस तो ऑप्शन ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन, ₹7500 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 7500 रुपये हमने 5% पे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करे। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना, 7500 रुपये, किस रेट पे, 5% पे, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो इंटरेस्ट होगा ये कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट होगा ये कितना होगा, कैसे बताओगे आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, इतना जोर लगा रहे हो दिमाग पर, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करता है। सुनो, पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 7500 का 5%, 375। क्लियर है, क्लियर है, 100% श्योर। मुझे एक बात बताइए, जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, 375 प्लस 7500 यानी 7875, इसका 5% निकाल लो, 393.75। लो जी आ गया। आपने क्या किया, पहले आपने ये निकाला, 375 आया, 375, आपने यहाँ पर 7500 और 375 को ऐड कर दिया तो 7875 आया। फिर आपने इसका 5% निकालोगे तो ये वाला इंटरेस्ट आ जाएगा ना भाई। आ रही है बात समझ। आप लोग क्या करोगे, आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहोगे 2 साल का, तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा होगा, दोनों साल का कंबाइंड आ रहा होगा। फिर आप सोच रहे हो कि उसमें पहले साल का कैसे हटाऊँ, ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो आपको थोड़ा सिंपल रखना है अपने आप को कि भाई पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होगा प्रिंसिपल का 5%। फिर मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंसिपल में वापस ऐड करके उसका फिर 5% निकालूंगा, तो मेरे पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तरीके से और किया जाता है ये क्वेश्चन, एक तरीके से और किया जा सकता है, वो पता है क्या है, 375 का आप 1.05% निकाल लो, सॉरी 375 का आप 1.05 टाइम्स निकाल लो, 375 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये भी आपका सेम आएगा। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। अच्छा 375 क्या है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो सेकेंड ईयर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसके अंदर 375 तो इंक्लूड होगा ना भाई, वो प्रिंसिपल का 5% है और 375 का भी 5% इंक्लूडेड होगा। आ रही है बात समझ। आपको जो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इसका बाइफर्केशन क्या होगा, 7500 का 5% प्लस 375 का 5%। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यही होगा। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 1.05 करो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 375 को 1 प्लस 5/100 यही कर रहा हूँ। कुछ समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो क्या बनेगा ये, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कैसा आया होगा ऐसे, और ये क्या है, पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया।
मैंने आपको क्या बोला कि सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा आया होगा, प्रिंसिपल का 5% और पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का 5%, ये दोनों ऐड करने से आया होगा, आया ना। मैंने यहाँ पर भी तो वही किया है। ये क्या है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है, पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5% इंटरेस्ट। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक कि अगर आप पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आपका डायरेक्टली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो पहले साल का, फिर उसमें प्रिंसिपल ऐड करो, फिर प्रिंसिपल और उनको ऐड करने के बाद उसका 5% निकालो, आंसर आ जाएगा। बट ये थोड़े ज़्यादा स्टेप्स कर दिया आपने। अगर आप सीधा 375 का 1.05 करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, आप टाइम बचा सकते हो। अब देखो इन दोनों, ये जो दो आंसर्स मैंने आपको निकाल करके दिखाए, इनमें टाइम बचेगा ज़रूर बट बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। तो अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से, जो पहले वाला तरीका हमने किया था उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका दोनों ही तरीके से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अगर 1 मिनट के अंदर हो रहा है तो अच्छी बात है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा होता ना पहले, और इस दूसरे तरीके से 1 मिनट से कम लग रहा होता, तो मैं इस पर फोकस करता कि ये करो क्योंकि आपका टाइम बचा रहा है। बट दोनों ही केसेस में अगर 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है, हम दोनों से ही सेटिस्फाइड हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि ये ज़बरदस्ती समझा जाए जानबूझ करके, ओके। बट अगर ये समझ आ जाए तो आप कुछ सेकंड्स और बचा पाओगे, ये ज़रूर है। क्लियर है? मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। अगर आ गया समझ तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा लग रहा है कि सर थोड़ा टाइम लगेगा इसको दिमाग में बिठाने में, एडजस्ट करने में, दिमाग की ट्यूनिंग करने में, तो आराम से घर पे बैठ के समझो इस चीज़ को। जब पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगने लगेगा। ये खुद को सेटिस्फाई करो कि हाँ जी ऐसा क्यों हुआ। अगर तब भी डाउट आ रहे तो मुझसे पूछो कि सर यही आ ही नहीं रहा समझ, मैंने आधा घंटा इस पर सोच करके देख लिया, फिर मुझसे पूछो। बट पहले खुद कोशिश करो उसको समझने की। मैंने अपनी तरफ से समझा है, खुद भी कोशिश करो। चलिए 18th, The compound interest on rupees 16,000 for 1.5 years at 10% per annum payable half yearly is। पहले तो बताओ m क्या होगा, 2, हाफ ईयरली है। टाइम कितना होगा 1.5। n देखो क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। इस केस में नंबर ऑफ पीरियड्स 3 होंगे। 1.5 साल का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है, तो बताओ कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 3 बार, वो होता है n। आगे बात समझ, वो होता है n नंबर ऑफ पीरियड्स। तो n बेसिकली आधा है आपका t इंटू एम करके, ठीक है जी, ये n का फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 16,000, 1 प्लस रेट 10/100 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 2। 16,000 10/25 होता है, 5% को कैसे लिखेंगे 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 1.05 टू द पावर 3। लो जी आंसर आ गया। 1.05 इंटू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 16,000 18522। ये तो अमाउंट आ गया, ये प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस 2522। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग सही कर लोगे, बहुत हाई चांसेस हैं। बट अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन 18,522 होता ना, तो उतने ही चांसेस होते कि आप गलत कर देते हैं। जैसे आपका ये आंसर आता है ना, आप ऑप्शन चेक करने लगते हो और आपको ऑप्शन देख के आप टिक कर देते हो, और आप ये भूल जाते हो कि भाई क्वेश्चन ने तो अमाउंट पूछा ही नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। आ रही है बात समझ? अभी तो क्या कि आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपके दिमाग में ट्राई करेगा, अच्छा हाँ मुझसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तब सही कर दोगे। बट अगर बाई चांस ऑप्शन होता ना तो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। आ रही है बात समझ आप लोगों को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? चलिए अभी थोड़ा लेवल है ना बढ़ेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। The compound interest on half yearly rest on rupees 10,000, the rate for the first and second year being 9% and for the third year being 6% for second year को, थर्ड ईयर का 9% है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, याद है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, 2290 आंसर आया था। चलिए 20th, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000, प्रिंसिपल आ गया 40, निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। At a rate of 10% per annum for the first year, 10% for the 1 year when the interest is payable quarterly is, और m कितना है 4, टाइम कितना है 1 साल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा।
अमाउंट इज इक्वल टू 40,000, 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एम टू द पावर 1 इंटू एम। तो 40,000, ठीक है ना। अब समझना 10 अपॉन 4 कितना होता है 2.5, 2.5% यानी कि 0.025। तो 1 प्लस 0.025 कितना हो जाएगा 1.025 टू द पावर 4। ये जो कैलकुलेशन है ना दिमाग में होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। कई बार है ना यहाँ पर इस चीज़ पर अटक जाते हो आप लोग कि आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लगता है कि सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे। बट आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, आपके पास कैलकुलेटर है। बाय चांस अगर आपको मुश्किल लगता भी है, अगर कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं मुझे भी मुश्किल लगता है, ठीक है ना, जिसमें रेट बहुत अजीब सा हो, ठीक है ना। आप देखो, मान के चलो अगर आपका रेट 7% होता और कंपाउंडिंग मंथली हो रही होती तो 7/100 इंटू 12 होता। अब क्या 7/12 में निकाल पाता? नहीं, तो मुझे कैलकुलेटर का यूज़ ही करना पड़ता तब तो। आ रही है बात समझ? तो कुछ कुछ सिचुएशन में मुझे भी ऐसे नहीं निकाला जाता, तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। कैसे करना सुनो, 10/400, 10/400 प्लस 1 इज इक्वल टू, लो जी आंसर आ जाएगा 1.025। अगर आपको दिक्कत होती है ये चीज़ निकालने में, ब्रैकेट सॉल्व करने में, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई सर को कॉपी करना है, सर ऐसे निकाल रहे हैं मैं भी ऐसे निकालूंगा। दिक्कत हो रही है तो कैलकुलेटर का यूज़ करो। तो 1.025 इंटू इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 40,000, आंसर आ जाएगा 44,152.51। तो ये जो ऑप्शन है ये मिसप्रिंट हो गया, आखिरी वाला ऑप्शन, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो प्रिंसिपल माइनस कर दो अमाउंट के अंदर, तो 4152.51 आपका आंसर आ जाएगा, 4152.51। ठीक है जी, क्लियर है। ये जो सी ऑप्शन था ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जो पॉइंट डेसिमल है वो एक लेफ्ट सरक गया, उसको राइट सरका दो वापस से। और अगर आपको ये नहीं चेंज करना तो आप नन ऑफ दिस पे भी टिक कर सकते हो, मर्जी आपकी। सही ऑप्शन है 4152.51। आइए जी अगला क्वेश्चन देखें। ₹4,000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन मंथली इज। करके देखो आप सारे बच्चे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। फोकस करना है, निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। मेरा तो आंसर भी आ गया। जसलीन कैलकुलेटर लाना शुरू कर दो बेटा, फ़ोन कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता, और अगर आप लाओगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी। ऑनलाइन कृतिका आपका जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा। 4.8 के बाद आपने 6.2 बोला ना, 4.844 नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, देखो कैलकुलेटर पे तो मेरा आंसर बिना कुछ लिखे मैंने निकाल दिया, आप लोगों को लिख कर निकाल लेना चाहिए था, मेरी उम्मीद तो यही है। बट सुनो, आप लोगों ने क्या गलत किया है मुझे नहीं पता, बट क्या करना चाहिए था वो सुनो। ए ऑप्शन, सुनो भाई, सारे बच्चे कैलकुलेटर उठाएंगे और क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 1200 करो, फिर उसमें कर दो +1 आ गया। अब इनटू इज इक्वल टू प्रेस करो 23 टाइम्स, क्योंकि 24 है पावर, तो 23 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 1200। क्या 10 12 कैसा है, मंथली है ना, M6 होता है बाय मंथली। तो आपको नॉर्मली ये सोचना है कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी। अब मंथली है तो कितनी बार होगी, बाय मंथली होता तो 6 बार, बाय मंथली मतलब 2-2 महीने बाद। क्वार्टरली यानी कि 4 बार,
हाफ ईयरली या सेमी एनुअली यानी कि 2 बार, वही m की वैल्यू होती है। m इज इक्वल टू कि एक साल में आप कितनी बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, सब लोग सुनो दोबारा, 10 डिवाइडेड बाई 1200, 10 डिवाइड बाई 1200 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू, आपकी स्क्रीन पे आंसर आ रहा होगा 1.008333333333। अब आपको क्या करना है, इनटू इज इक्वल टू प्रेस करना है कितनी बार, 23 टाइम्स, इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, बताओ आंसर क्या आ रहा है। 4881.56। अच्छा, आप लोग एक गलती क्या कर सकते हो, सुनो, जो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे हो सकता है कर रहे हो, 10 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 जब आप करते हो तो आपका आंसर आता है 1.0800833333333। तो हो सकता है कि आप लोग अब क्या करते हो कि आप वापस इस चीज़ को लिखते हो 1.083 करके और फिर इनटू इज इक्वल टू प्रेस करते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो राउंडिंग ऑफ का पंगा होगा, क्योंकि आपने 1.083 लिया बट है क्या 1.0833333। उसी में कर देना तो कैलकुलेटर की जो ये डिजिट आती है ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपको इसका क्या सोल्यूशन है, सुनो, अगर आपका अब यहाँ पर क्या है ना, कैलकुलेटर के ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में 06 लिखा आ रहा है, और अगर आप यहाँ से इनटू इज इक्वल टू करते हो और देखते हो कि भाई कब 25 लिखा आ रहा है, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 से शुरुआत करी है, आपने 2 से शुरुआत नहीं करी। तो इसका क्या तरीका है कि आप 1.08333 जो है ना स्क्रीन पर फिल कर लो एज इट इज, 1.08333 स्क्रीन पे आ गया। अब इनटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो कितनी बार, जब तक ऊपर 25 लिखा नहीं आ जाता। मैंने एक ज़्यादा कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4000 कर दो। आई बात समझ आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डिजिट वही कॉपी करनी पड़ेगी, वही एग्जैक्ट वही कॉपी कर लो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितने बार भी लिखते हैं। कितनी बार का, जब तक कैलकुलेटर की स्क्रीन जितनी है उतनी बार लिख दो। आपके कैलकुलेटर 12 डिजिट का होगा या 10 डिजिट का होगा, जितने आ रहे हैं उसमें उतनी बार लिख दो। जब ऊपर 25 लिखा आ जाना इनटू 4000 कर देना। आगे से आगे आ गया सेम, आ गया सेम, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। क्योंकि अगर आप वापस से स्क्रीन क्लियर करके वापस से 1.03 इंटू इक्वल टू करोगे ना, तो राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो या तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इज इक्वल टू कर तो आपका आंसर आ गया, फिर उसमें आप गिनो, इनटू इज इक्वल टू गिनो 23 बार दबा रहे हो कि नहीं दबा रहे, एक तो ये तरीका है। या फिर आप वापस से 1.03 स्क्रीन पे लिखो और फिर इनटू इज इक्वल टू के बाद देखो यहाँ पे 25 लिखा रहा है कि नहीं आ रहा। ये दो ही तरीके आपके पास हैं, आप इन दोनों को मर्ज करके कुछ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है जी। कैलकुलेटर की कुछ वो होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 20 सेकेंड, अच्छा 20 सेकेंड में हमें क्या दिख रहा है, रेट लिखा हुआ दिख रहा है, परसेंटेज, यानी कि ऑप्शंस के अंदर, यानी हमें रेट निकालना होगा। पहली बात तो क्लियर हो गई है। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्म्स फॉर लैंडिंग, द टर्नओवर हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 मिलियन टू 300 मिलियन इन जस्ट 3 years, फाइंड द कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन है ना, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बट टू बी प्रिसाइज ये कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा CAGR का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक मिनट रुको, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोगों ने जब शुरू किया था अपना लेक्चर पिछला वाला, तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, याद है, याद है कि नहीं। इसका आखिरी क्या था, CAGR, ये इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और अगर आप मेरी बुक आपके पास अगर है अभी तो उसमें देखो, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये है मेरी बुक, और इसके अंदर अगर आप CAGR पर आओगे, पेज नंबर 79, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसका एक अच्छा तगड़ा फॉर्मूला होता है, देखना, इसका एक बढ़िया तगड़ा सा फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है, देखो ये रहा, CAGR
इज इक्वल टू वी टी एन अपॉन वी टी ज़ीरो टू दी पावर 1/n माइनस 1। ये टी एन और टी ज़ीरो लिखा है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। टी एन और टी ज़ीरो। ओके जी, क्या ये फॉर्मूला मुश्किल है? थोड़ा बहुत, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ना करो और फिर भी आंसर आ जाएगा तो अच्छी बात है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद ना करना पड़े फिर भी हमारा आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जो अभी हम लोगों का क्वेश्चन था वो क्या था, सुनो। एक पर्सन है, नाम भूल गया मैं क्या था उनका, मिस्टर जो भी है, मिस्टर गुप्ता। उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस में न्यू पॉलिसीज़ लेकर के आए, न्यू नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ लेकर के आए, और उनका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से 300 मिलियन पहुंच गया। कितने टाइम में? 3 ईयर्स में। तो बताओ उन्हें एनुअली किस रेट पर ग्रो किया? उन्हें एनुअली किस रेट पे ग्रो किया? और आपको जो ग्रोथ रेट निकालना है ना, ध्यान से सुनना, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला निकालना है, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अरे बात समझ आया ना? अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम है, मुझे रेट निकालना है? बोलो हाँ या ना? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, 300 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ मैं, ये 100 इधर जाएगा तो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। अच्छा एक बात बताइए, अगर पावर इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है? रिवर्स। नेगेटिव होती है जब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं 3 टू द पावर -2 लिखता हूँ या 1/3 टू द पावर 2 लिखता हूँ तो बात एक ही है, माइनस से प्लस हो जाती है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाए बेस। बट अगर इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है। देखो एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करना। 2 टू द पावर 3 क्या होता है बताओ? 8। तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 8 टू द पावर 1/3? हुआ क्या, पावर इक्वल टू की दूसरी साइड गई और रिवर्स हो गई, हो सकती है, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर भी किया है, ठीक है जी। ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी है, चैप्टर नंबर 1 है आपका, पढ़ेंगे तब आपको ये और दोबारा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, 300 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 1/3, यहाँ पे क्या बचेगा? इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। मैं 1 को दूसरी साइड ले जाता हूँ। क्लियर हो गई बात? अब ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। VTN क्या होता है? वैल्यू फॉर करंट ईयर। VTN वैल्यू एट बेस ईयर, 1 अपॉन n, यानी n होता है नंबर ऑफ पीरियड्स -1। वैल्यू एट करंट पीरियड, वैल्यू एट बेस पीरियड 1/3 -1 इज इक्वल टू CAGR। अब फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके CAGR का फॉर्मूला बना दिया। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, बट टू बी प्रिसाइज ये CAGR का क्वेश्चन है। लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बट निकालना क्योंकि रेट है तो CAGR का क्वेश्चन बना दिया उसको हमने, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगला बहुत बड़ा सवाल कि सर हाउ टू सॉल्व दिस। एनी गेस, एनी आइडिया? आप लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिक समझने वाले हो कैलकुलेटर की, जिससे आपके दिमाग के अंदर जो पावर का डर था वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिक है। 6 स्टेप्स हैं इस ट्रिक के। ट्रिक क्या है कि अगर आपको कभी भी a टू द पावर 1/n सॉल्व करना है, यानी कि जैसे कि 5 टू द पावर 1/5 सॉल्व करना है, 10 टू द पावर 1/3 सॉल्व करना है, कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पर एक बेस है और जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर में क्या है 1 और डिनोमिनेटर में एनी नंबर। पावर के न्यूमरेटर में क्या है 1 और डिनोमिनेटर में एनी नंबर। तो इस टाइप की जब भी सिचुएशन आप फेस करो आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग 6 स्टेप। अच्छा ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम ही है कि नहीं?
मैं 300 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई 100। है सेम सिचुएशन, ठीक है ना। a बताओ क्या है हमारी सिचुएशन में 3 और n भी क्या है 3। तो स्टेप वन होता है टाइप ए, यानी हम कैलकुलेटर पे क्या टाइप करेंगे 3। स्टेप टू, प्रेस अंडर रूट बटन 12 टाइम्स, अंडर रूट वाला बटन 12 टाइम्स। तो हमने 3 टाइप कर रखा है कैलकुलेटर पे, 12 बार अंडर रूट बटन प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। स्टेप 3, -1 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया इसमें -1 इज इक्वल टू कर दो। स्टेप 4, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया उसमें डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कर दो, क्योंकि हमारा n 3 है, हमारे क्वेश्चन में n जो है वो 3 है। स्टेप 5, +1 इज इक्वल टू, और आखिरी स्टेप सबसे बोरिंग स्टेप, n2 इज इक्वल टू आपको करना है 12 टाइम्स। देखो n2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.442296। ये आ रहा है 1.442296, हर एक का ये आना चाहिए। आपका ये आंसर आ गया 1.442296 -1 इज इक्वल टू r बाय 100। तो बताइए कितना हो जाएगा ये 0.442296 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 तो r कितना आ जाएगा 44.2296%। क्योंकि 12 टाइम्स अपने अंडर रूट भी प्रेस किया था भाई, ये ट्रिक है, इसको ट्रिक इसलिए बोला गया है, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, ये मत सोचना सर ने बैठ के इसका वो निर्माण किया है। ये ट्रिक जो थी ये बनाई होगी भाई किसी ने, बट ये अगर आप ऑनलाइन सर्च करो आपको मिल जाती है। हाँ देखो, अब सुनो एक और बात, आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पावर फ्रैक्शन में हो वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ये 6 स्टेप्स जो है, हर एक स्टेप फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो सिर्फ ये और ये है, इसके अलावा हर एक चीज़ फिक्स्ड है। चाहे पावर कुछ भी हो आपको 12 टाइम्स ही अंडर रूट प्रेस करना है, चाहे पावर कुछ भी हो आपको 12 टाइम्स ही इनटू इज इक्वल टू करना है, ये फिक्स्ड है। ये मत सोचना कि सर पावर अगर ज़्यादा है तो ये क्या चेंज हो जाएंगे, रूट जो नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करने चेंज हो जाएगा क्या, ना। ये 6 के 6 स्टेप बिल्कुल फिक्स्ड है, कैसा भी क्वेश्चन हो यही 6 स्टेप आपको फॉलो करना है। चेंज सिर्फ 2 चीज़ होती है, एक ए और एक एन, जो कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अब आप लोग मुझे कोई भी, मैं बेस खुद लिख रहा हूँ, अभी मैं खुद लिख लेता हूँ, बाद में आप कुछ भी बेस खुद बता देना। मैं बेस लिख रहा हूँ लेट्स से 10, आप लोग मुझे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पावर दे दो, कोई भी पावर दे दो, आपकी मर्जी है। 10 टू द पावर 38, भाई ये तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, ये तो तुम भी कर लोगे। 10 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करना है जब तक ऊपर 39 ना लिखा जाए, 1/38, ठीक है। तो आपने लिया 1/38, और दो कोई बेस भी बताओ, बेस आपकी मर्जी का बताओ। 1197, अच्छा, और पावर नहीं, पावर ही मैंने 1/97। अरे बेस बताओ ना पहले। 1.278, अच्छा। पावर मुश्किल बताने का मतलब ये नहीं है कि आप उस नंबर को बड़ा कर दो कि भाई हमने पावर जो है वो 1/97 कर दी। मुश्किल का मतलब ये है कि आप उसमें फ्रैक्शन लेकर के आ सकते हो, कोई भी, सिर्फ 1/38 नहीं, आप 2 अपॉन समथिंग कर सकते हो, आप 5 अपॉन समथिंग कर सकते हो, आप 10 अपॉन समथिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप माइनस भी लेके आ सकते हो पावर के अंदर, आप डेसिमल लेकर के आ सकते हो पावर के अंदर। ऐसे मुश्किल करो ना, तुम लोग तो नंबर को बड़ा कर रहे हो, उसको मुश्किल थोड़ी ना बोलूँगा। हाँ 0.567, ठीक है ना, ये इन्हें पावर दी है मुझको। सॉल्व करें इन दोनों को। अच्छा, एक नेगेटिव वाला भी तो दो मुझे, पहले बेस बताओ आपकी मर्जी का। देखो बेस
मुश्किल हो आसान हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पावर में दम होना चाहिए। तो बेस आप नॉर्मली 3.5 भी बोलोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर घुसाने की, 10 भी लोगे 1 भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। पावर में एक नेगेटिव वाली ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, 2/5 -2/5। अच्छा, अगर इस टाइप की सिचुएशन आप रियल लाइफ में फेस करो और आपको बोलो इसका आंसर निकालो, आप सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बट अभी हमने जो ट्रिक सीखी ये हमारा हर एक काम को आसान कर देगी। दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं होगी जिस पर आकर के आप अटक जाओ कि आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला बहुत पावरफुल ट्रिक है वो। सुनना, ए क्या है हमारा पहले केस में 10 और एन कितना है 38। तो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ अपने पुराने वाले, ये वाले A 10 N 38। तो 10 रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 38 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू, अब इंटू इज इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही ट्रिक्स हैं जो आपको, देखो ट्रिक्स बहुत वाहियात है नो डाउट, स्पैम बोलो कुछ भी बोलो इसको, बट यही है जो आपको एग्ज़ाम में मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ये क्वेश्चन पता है सॉल्व हो जाते हैं विदाउट दिस ट्रिक भी, लॉग का यूज़ करके। स्कूल में 11th-12th में सीखा था। अगर कभी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर जोन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यूजिंग लॉग। बट लॉग का यूज़ करने लग गए ना अगर एग्जाम में, 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं होगा। लॉग निकालना किसी भी चीज़ का आसान नहीं होता, टेबल देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये ट्रिक आपको रिलेटिवली बहुत जल्दी टाइम में आंसर निकाल के दे देगी। देखो ये ट्रिक जब मैं यूज़ करता हूँ कैलकुलेटर पे, मुझे हार्डली 15-20 सेकेंड्स लगते हैं। ये मत सोचना कि सर इतने सारे स्टेप्स हैं, जल्दी हो जाता है। बट सारा मेरा आंसर आ गया इसका 1.06248। आपका नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 बार। अरे 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाने लग गया था ना, हो सकता है मैंने ही कुछ स्टेप्स कम करे हो। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 38 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। अरे मेरा ठीक आ रहा है आंसर, आप लोगों का भी आना चाहिए। किस किस का नहीं आ रहा? A 10 है N 38 है। अरे देखो ना, आपको 10 to the power 1/38, नहीं ये 10 है और ये 1/38 ना, तो ये हो गया 38, N हो गया A हो गया 10, N हो गया 38। हाँ जी, किस किस का आंसर नहीं आ रहा? तो मेरा नहीं आया, मेरे साथ साथ चलो। अब सबसे पहले कैलकुलेटर पे टाइप करो 10 सारे बच्चे, फिर अंडर रूट का बटन दबाओ, प्रेस करो 12 बार, 12 टाइम्स। कर लिया? अब इसमें करो -1 इज इक्वल टू, -1 इज इक्वल टू, पहले 10 टाइप करो, फिर 12 टाइम्स अंडर रूट, फिर -1 इज इक्वल टू, जो भी आंसर है -1 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय 38 इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 38 इज इक्वल टू, फिर +1 इज इक्वल टू, +1 इज इक्वल टू। अब सभी के कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है स्टेप के बाद? 1.03 आ गया? ठीक है जी, बात समझ आ गया आप लोगों को? ये आंसर आ गया सबका? आया ना? अब आपको इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू 12 बार करना है। तो इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया? बस यही करना था हम लोगों को। ओके, हाँ 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 हाँ, 4 तक की बात है। फ़ोन का कैलकुलेटर हर एक फंक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं होता, और ये वाला कैलकुलेटर हर एक फंक्शन के लिए डिज़ाइन होता है। वो छोड़ो, ये दो कैलकुलेटर्स हैं बिल्कुल सेम है, ये दोनों में भी अलग अलग तरीके से काम चलता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसलिए बताया था कि देखो 2 × इज इक्वल टू मैं प्रेस कर रहा हूँ,
हर इज इक्वल टू के साथ नंबर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? 2 इंटू इज इक्वल टू कर रहा हूँ, नंबर चेंज हो रहा है, 4 पे अटक गया। ये वाला नहीं लेना ठीक है ना, लास्ट क्लास के एंड पे मैंने बताया था यार, नो दोबारा आज बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा आज, ठीक है ना। ओके चलो, अब अगला आप लोग खुद बताओ अगला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। आपको ए पता चल गया, आपका कितना है 1.278, एन क्या होगा? सुनो, 24 अपॉन पॉइंट कैन बी रिटन एज 24,000 अपॉन, बोलो हाँ या ना। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.278 जो कि बेस है, टू दी पावर 1 अपॉन 576 टू दी पावर 24,000। एक ही बात है ना, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यही तो आएगा। माइनस कहाँ से आ गया, हम ये वाला कर रहे हैं अभी, ये अरे कभी चेंज नहीं होते, स्टेप में कोई चेंज नहीं होता, इन स्टेप में कोई चेंज नहीं होता। किसके अंदर? ये करने की देखो, वो कर लोगे फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। यही था, मैंने इसी को सॉल्व किया। देखो 24 अपॉन 0.567 को मैंने लिखा 24,000 अपॉन 567, मैंने एक नीचे से डेसिमल काटा, ऊपर 3 जीरोस लगा दिया। बता रहा हूँ, समझो समझो, एक ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है ना। ये आपका n, आप इसको भी ले सकते हो, आप उसको भी n कंसिडर करके निकाल सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप ये कैसे सॉल्व करोगे आपको पता है, a क्या लोगे 1.278 और n क्या लोगे 567, वही स्टेप्स फॉलो करना है आपको सारे। जो आंसर आ गया उसकी पार 24,000 निकालना है आपको। ये कैसे करोगे, इनटू इज इक्वल टू प्रेस करना है कितनी बार, 23,999 टाइम्स। देखो अब सुनो, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन ऐसा बना दिया है, एग्जाम में थोड़ी ना आएगा। जो तुम सोच रहे हो कि सर ये कैसे करेंगे एग्जाम में, ये तुम लोगों ने बनाया, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा। आ रही है बात समझ? अच्छा, एक तरीका और था कि आप क्या कर सकते थे, अब 1.278 टू दी पावर 1 अपॉन 0.567 रहने देते और इसकी पावर 24। अब a कितना होता हमारा और n कितना होता हमारा, सॉल्व कर लेते और फिर इस जो भी आंसर आता है इसके पावर 24 निकाल लेते। ये कर लो, आ गई, आ जाएगा, कोई दिक्कत गिले शिकवे नहीं। अब आते हैं इस पर, ये कैसे करोगे, आते नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर कुछ भी हो जाए, आप उसको सिंप्लीफाई करके ये जो मैंने ट्रिक बताई इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर हो उसको इस फॉर्मेट में लेकर के आना है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर हो, एक बार इस फॉर्मेट में आ गई, आप उसको सॉल्व कर लो, और बाकी कुछ पावर्स बचेंगी उसके अलावा भी। जैसे देखो यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट में लेकर के आए, जब इस फॉर्मेट में लेकर के आए जब, तो हमारे पास कुछ और भी पावर्स रह गई। वो पावर निकालना आसान काम होता है, वो तो आपको इनटू इज इक्वल टू करना है सिर्फ। आ रही बात समझ? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 3.5 टू द पावर माइनस 2/5, तो आप क्या करोगे, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं। अब आप 3.5 टू द पावर 1.5 तो निकाल सकते हो। कैसे, a लोगे 3.5 और n लोगे 5, आंसर आ जाएगा। लेट से कितना आंसर है निकाल लेते हैं, 3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1.28477 टू द पावर माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब तो हो जाएगा सॉल्व, बोलो हाँ या ना। कैसे करोगे, दो तरीके हैं,
एक तो 1.2847 का स्क्वायर निकाल लो और फिर जो भी आंसर है उसको 1 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.28477 इज इक्वल टू आंसर आ गया 0.6058। मैंने क्या किया सुनो, 1 डिवाइडेड बाय 1.28477, क्योंकि पावर 2 थी तो मैंने 2 टाइम्स इज इक्वल टू दबा दिया। अगर ये पावर 3 होती तो कितनी बार प्रेस करता, 3 बार। अगर ये पावर 4 होती तो 4 बार, जितनी पावर उतनी बार इज इक्वल टू। बट ऐसा कब होता है, जब ये डिवाइड वाली सिचुएशन हो। बट अगर सिर्फ यही सॉल्व करना होता मुझको तो 1.28477 इंटू इज इक्वल टू, एक ही बार इज इक्वल टू प्रेस करता मैं। आ रही बात समझ आप लोगों को, हाँ या ना? लो जी आंसर आ गया। तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर हो, नेगेटिव में हो, डेसिमल में हो, किसी में भी हो, इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली यूजिंग दिस ट्रिक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये क्वेश्चन होता कैसे सॉल्व करोगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25/10, वेरी गुड। और कैसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर -25। ये आ गया उसी फॉर्म में, a टू द पावर 1/n हो जाएगा ट्रिक से सॉल्व। इसके बाद -25 है, क्या करोगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन दैट आंसर टू द पावर 25 कर देना। यानी बेस को डिनोमिनेटर में ले जाना तो पावर जो है माइनस की प्लस हो जाएगी। सॉल्व कर लो फिर। हाँ जी, क्लियर? आ रही है बातें समझ आप लोगों को? वो करनी पड़ेंगे अब, इतना तो करना पड़ेगा बेटा। चलो अब आपको है ना कभी भी पावर्स को देख करके डरना नहीं है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है कि दुनिया की कोई पावर हो हम सॉल्व कर सकते हैं उसको इजीली, बस वो ट्रिक पता होनी चाहिए, जो 6 स्टेप वाली ट्रिक है। आपका इंस्टीट्यूट की बुक का और मेरी बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा अगर आपको ट्रिक पता है तो। आप ये नहीं बोलोगे फिर नहीं हो रहा, आगे कर लोगे आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो था ये वाला, इसका आंसर आ गया था 44.22%। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो CAGR का क्वेश्चन है, याद रखना CAGR के फॉर्मूले से नहीं करना, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज ₹41.6। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40, फाइंड द सम। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। बातें समझ आ रही हैं तनिष्का, कृतिका? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है कितने टाइम का, 2 साल बाद का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितने टाइम का, अगेन 2 ईयर्स का। आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, यहाँ पे जो सम रेफर किया गया है वो किसको रेफर किया गया है, प्रिंसिपल को। और आपको फाइंड क्या करना है, सम यानी आपको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे सम लिखा है तो आपको ये देखो कि क्वेश्चन में सम कहाँ लिखा है और किस रेफरेंस में लिखा है। तो हमने जब क्वेश्चन में सम देखा तो सम लिखा था इन रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के रेफरेंस में लिखा गया था, तो सम निकालने यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि करो तो आप लोग इक्वेशंस बना के करोगे या नॉर्मली करोगे? नॉर्मली कैसे? अच्छा ओके, जसलीन यहाँ पर अभी आउट ऑफ द सिलेबस बातें कर रही है, छोड़ो। हाँ जी, देखो कैसे करना है, सुनो। 0 1 2, मैं ऊपर एक फिगर लिख रहा हूँ जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर होगी। पहले साल का प्लस दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 41.6। अब जो मैं फिगर लिख रहा हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट की फिगर होगी। पहले साल का प्लस दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है वो है 40। क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि मेरे दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट 2020 होगा? वेरी गुड। अच्छा, क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20 होगा? ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर इज सेम एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम। मैंने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? वेरी गुड। अब याद करो, मैंने आपको समझाया होगा कि भाई अगर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपको रेट निकालना है तो कैसे निकाला जाता है।
आप सीए बन गए थे, आपने अपने दोस्त को कितना पैसा दिया था लोन पर? 1 लाख। किस रेट पर? 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जानना चाहते थे कि 3 साल बाद जब आपका दोस्त आपके पास आएगा तो आपको कितना अमाउंट पे करेगा। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने बोला कि देखो जी, पहले साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपये। हम दोस्त बोलेंगे अपने पास ही रख, बट ये अब मैं प्रिंसिपल ट्रीट करूँगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल बना वो क्या बना? 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000। इसका 10% इंटरेस्ट कितना आएगा? 11,000। तो सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा? 1,21,000। कैसे बना? 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 11,000। फिर तीसरे साल का कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 12,100। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,33,100। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे गिले शिकवे नहीं। अब मैं आपको सब कुछ मिटा देता हूँ, यहाँ से सब कुछ मिटा देता हूँ एक्सेप्ट 2 थिंग्स। ये क्वेश्चन है आप कि भाई पहले दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 11,000 है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12,100 है, बताओ रेट क्या होगा? वो तो आपको पता है कि 10% था, ठीक है ना, बट लॉजिकली मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अब इस क्वेश्चन में तो रेट नहीं पता है, इसमें भी बता दो फिर ऐसी तरीके से। वेरी गुड। सुनो मैं समझा देता हूँ, सही कह रहे हो कहीं ना कहीं, बट एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1100। अच्छा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम क्यों नहीं है? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब थर्ड ईयर का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है तो उसमें ये वाला 11,000 प्रिंसिपल में ऐड किया गया है, यही है। यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है 1,100 रुपये का, ये इसका रीज़न क्या है? 11,000 रुपये। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,100 रुपये, उसका रीज़न 11,000 रुपये है, तो उसमें कोई गलत नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि उस 11,000 की वजह से ही मेरे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर ये 11,000 नहीं होता तो दोनों ईयर का इंटरेस्ट सेम होता बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? अगर मैं 1,100 रुपये कमा रहा हूँ 11,000 रुपये लगा करके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। अब यहाँ पर सुनो, यही सेम चीज़, सेम लॉजिक लगाओ। इन दोनों ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फ़र्क है? और इसका रीज़न क्या रहा होगा? 20 रुपये। ये 20 रुपये मेरा ऐड हुआ होगा प्रिंसिपल में, और इसलिए मेरा जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा वो बढ़कर क्या आया होगा? 1 रुपये 6 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे, सॉरी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैंने 1 रुपये 60 पैसे कमाए 20 रुपये लगा करके। अगर ये नहीं होते तो ये नहीं होता, ये है इसलिए ये है, ये है इसलिए ये है। बात समझ आ रही है? तो 1.6 कमाया जा रहा है 20 रुपये पर, तो रेट क्या हो गया बताइए? 8%। ये ट्रिक है जो आपको समझनी है कि अगर आपको दो अलग अलग ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है तो दोनों ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस लो अपॉन पहले वाले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में जो भी पहला वाला है, ये दिस माइनस दिस अपॉन दिस इनटू 100, आपका रेट आ जाएगा हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। आगे बात समझ? इजी, ठीक है ना? इजी नहीं है? अच्छा इजी है भाई। थोड़ा सा देखो हो क्या रहा है, आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, बट आप लोगों ने उसको पढ़ने की जगह ज़्यादा रटा है कि फॉर्मूले रटो करो, फॉर्मूले रटो करो। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने स्कूल में समझा नहीं। आपको स्कूल में टीचर ने ऐसे पढ़ाया था क्या? नहीं, आपको तो सिर्फ फॉर्मूले रट लिए थे, फिगर्स पुट करते थे, आंसर आ जाता था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप कोई नई चीज़ सीखते हो ना, तो ये थोड़ा इस पर प्रेशर आता है, और वही प्रेशर आ रहा है अभी। और ये अच्छा है, ये प्रेशर आना चाहिए। जब तक ये प्रेशर नहीं आएगा ना, आप कुछ लर्न नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चल रही है ना, यानी कि आपकी ज़िंदगी गलत ट्रैक पर है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। अब क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हो,
कंफर्ट जोन कभी भी सही बात पे नहीं लेके जाता, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, तब हम कुछ अच्छा अलग कर पाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बताइए, आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल चुका है, आपको आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। बताओ जी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? PRT अपॉन 100। टाइम कितने ड्यूरेशन का सिंपल इंटरेस्ट है ये? तो यहाँ पे टाइम कितना लूँगा? 1 साल। मैंने बोला था कि लेफ्ट और राइट साइड सिंक्रोनाइज दो। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है तो राइट हैंड साइड पर टाइम भी 1 ही साल हो। आप एक और चीज़ कर सकते थे, यहाँ पे 40 भी ले सकते, तो यहाँ पे टाइम 2 लेना पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। ठीक है ना। PRT अपॉन 100, तो 2000 अपॉन 8 इज इक्वल टू P आ जाएगा। कितना आएगा? 250। बोलो हाँ या ना। आप ये करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप यही सेम ट्रिक यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे। ये ट्रिक मतलब कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपने कितने रुपए कमाए, कितने रुपए लगा करके। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने 20 रुपये कमाए, 20 रुपये कमाए x रुपीज़ लगा करके, और इसका आंसर कितना आया? 8%। तो x निकाल लो, कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 8% इज इक्वल टू x। कितना होता है? निकालो। 20 डिवाइडेड बाई 8%, 250। इजी। परसेंटेज है ना, तो 2.5 आ रहा है, इसलिए इंटू 100 करोगे। देखो अगर परसेंटेज हटाओगे तो 8 अपॉन 100 हो जाएगा ना, तो 8 नीचे रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप कैलकुलेटर पे 20 अपॉन 8% भी करोगे तब भी आपका 250 आ जाएगा। 8% भी दबाना है, बट 20 डिवाइड बाई 8 करोगे तो नहीं आएगा, 20 डिवाइड बाई 8% करोगे तो आ जाएगा। हाँ बोलो। सर इसमें टाइम 2 साल से नहीं मिला। आपको अगर टाइम 2 साल लेना है ना, आप ले लो, बट आप फिर सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल का लो। देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? 40 P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो कितना हो जाएगा, एक 4000 इज इक्वल टू 16P, तो P कितना हो जाएगा? 4000 अपॉन 16। अभी भी आंसर 250 आएगा। देखो ये जब कटेगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होता है, हर साल सेम होता है। तो आप 1 साल के हिसाब से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, 2 साल के हिसाब से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको 2 लेना है यहाँ पे 2 लो, बट यहाँ पे फिर सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल का लो। और अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का ले रहे हो तो यहाँ पर टाइम भी फिर 1 ही साल लो। बात समझ आ गई आपको कृतिका? ठीक है। देखो लेफ्ट और राइट साइड आपकी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट साइड पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लिख रहे हो, राइट साइड पे टाइम 1 साल लिख रहे हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का तो टाइम भी 1 साल लो, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का तो टाइम भी 2 साल लो, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का तो टाइम भी 3 साल लो। ये दोनों चीज़ सिंक में होनी चाहिए, ये मेन चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन को वापस एकदम नए से जल्दी वाला जैसे हम करेंगे, जैसे आप करेंगे। ओके। फॉर्मेट MCQ में कौन सा फॉर्मेट होता है बेटा? आपको जैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। और आपको 2 साल का क्वेश्चन है, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो आपको टाइमलाइन बनानी है 2 साल की। फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 41.6 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 40 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर इज 20 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो 20। अगर ये 20 है, 41.6 है, यानी 21.6 रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है 1.6 अपॉन दिस, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन दिस पहली वाली फिगर इनटू 100। आपका रेट आ जाएगा 8%। फिर आपको पता है कि आपने 20 रुपये कमाए विच इज़ 8%, तो 100% क्या होगा? यूनिटरी मेथड लगा लो, या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इज इक्वल टू 2000 अपॉन 8 आ जाएगा विच इज़ 250। ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा। मैंने भी तो 1 मिनट के अंदर ही कर दिया। यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर 8% 20 रुपये है तो बताओ 100% कितना होगा? तो 8x परसेंट काट दो, 8x इज इक्वल टू 20 इंटू 100, वही हो गया x इज इक्वल टू 2000 अपॉन 8। आ गया सेम? ठीक है जी, इजी।
ठीक है ना। अगर यूनिटरी मेथड समझ आता है तो इससे कर लो, नहीं आता तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। बहुत तरीके हैं भाई, हमारे पास कमी नहीं है किसी भी तरीके की। ओके, ये रिकॉर्डिंग आज अवेलेबल होगी ऐप में। ऐप में मैं अभी रिकॉर्डिंग्स डालता रहता हूँ डेली बेसिस पर, बट अभी आप लोगों का बैच नहीं बना है, बैच अभी बनाना है मुझे। चलो जी, अब अगर ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से 23rd, तो जल्दी से फटाफट एकदम फुर्ती से इसका अगले के अगला क्वेश्चन, अगले के अगला। यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये करके दिखाना है आप लोगों को 25th। मुझे तो पता भी चल गया। 5%। वेरी गुड। कुछ है ही नहीं भाई, क्वेश्चन डिफरेंट था बट ऐसा सा था। देखो सुनो सुनो, आपको कितना आसान है, दिमाग में हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना है 40, और कंपाउंड 2 सालों का कितना है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 20-20 हुआ। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 हुआ तो दूसरे साल का कितना हुआ 21 हुआ। डिफरेंस कितना है 1 रुपये। 1 रुपये मैंने 20 रुपये लगा करके कमाए, तो 1/20 × 100 कितना होता है 5%। आया समझ। ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तो कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। दोबारा बताऊं, एक और बार बता देता। देखो मेरे दिमाग में क्या प्रोसेसिंग हुई वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मेरे दिमाग में है ना इनबिल्ट बना हुआ है, मुझे बनाना नहीं पड़ता हर बार। मैंने बोला कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये है, मैंने फिगर भर दी। मुझे पता है 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है, तो ये फिगर तो इस फिगर से आ जाती है, ये वाली फिगर सेम होती है। और 41 से मुझे पता चल गया 21 होगा। फिर मुझे दिख गया कि इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपये है, जो कि मैंने 20 रुपये पे कमाया है। तो अगर मैं 1 रुपये 20 रुपये लगा करके कमा रहा हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ 5%। हाँ जी, ये कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो। अभी ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत आप बैठे बैठे इस लेवल पे पहुंच जाओगे, बट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आपका कितना टाइम बचेगा इस क्वेश्चन में सोचो। अगर 21 की जगह 22 होता तो परसेंटेज हाइट 10 आती है। और क्या, अगर ये 22 होता, अगर ये 42 होता 2 साल का तो ये 22 हो जाता, तो 2/20 × 100 हो जाता, 10% हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ ये देखो रफ शीट इंस्टीट्यूट नहीं देता, रफ शीट इंस्टीट्यूट नहीं देता। बट आप क्या कर सकते हो, जो मैं हर बैच में बच्चों को रिकमेंडेशन देता हूँ, कि एक तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आप पेंसिल से छोटा छोटा सॉल्व करो, जब भर जाए तो रब कर दो जल्दी जल्दी, या हर क्वेश्चन को सॉल्व करके रब कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखना भी अलाउड नहीं होता, वो तो हर बच्चा ऐसे ही करता है, टीचर नहीं है सॉल्व करा जल्दी से रब कर दिया। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में कोई भी पेपर ले जाना अलाउड नहीं है, बट एडमिट कार्ड ले जाना अलाउड है। अच्छा, एडमिट कार्ड वो रख भी लेते हैं अपने पास, तो अब 2 एडमिट कार्ड ले जाओ। ठीक है ना, 2 एडमिट कार्ड ले जाओ, एक तो टीचर रख लेगा अपने पास और एक आपके पास रह गया, वो आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लो। रफ शीट नहीं मिलती सर? बोलेगा नहीं वो कुछ। नहीं बोलते ना मैम एडमिट कार्ड ही तो है, ये तो अलाउड है। ठीक है ना, ये लूप होल है। ठीक है ना, एडमिट कार्ड तो अलाउड है, उसे एडमिट कार्ड पे पेंसिल से सॉल्व कर लो। मत करो एडमिट कार्ड पे रेस भी मत करो, और क्या। अब वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि क्यों लिख रहे हो, तो बोल देना मैम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो मैथ्स के पेपर में करनी होती, कहाँ करूँ। ठीक है ना, कहाँ करूँ बताओ ज़रा आप। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया। वो देते ही भी नहीं है, दिक्कत तो ये है, दे ही दो भाई रफ शीट। अच्छा, और ऊपर से क्या होता है, कुछ बच्चे अगर एक आंसर शीट हो ना, आंसर शीट का पीछे वाला पेज यूज़ भी कर लो, बट
MCQ पेपर में वो आंसर शीट भी नहीं मिलती आपको, आपको तो एक OMR शीट मिलती है सिंपल, उसको आपको फिल करना होता है, तो उस पर भी नहीं कर सकते कुछ, उसमें तो कुछ भी मत कर देना गलती से भी। नहीं पेंसिल लेकर के कर लो छोटा मोटा साइड वाइड। देखो आपको बताऊँ, आपको जो कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी मेन, वो मैथमेटिक्स में ही पड़ेगी। आपको स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन की, इतनी हल्की फुल्की होती है वो कैलकुलेटर पे हो जाती है, लिखना नहीं पड़ता कुछ कुछ क्वेश्चन में पड़ेगी भी कर लेना, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती। LR में थोड़ा ज़रूरत पड़ती है हमें, LR में तो पड़ती है, वो अगेन आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। एग्जाम ऐसे होता है ना, एक रूम में 40 बंदे बैठे हैं और पेपर चल रहा है। एक एग्ज़ाम में एक रूम में एक रूम के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, बट अराउंड 20 से 30 बच्चे बैठे होते हैं, टक 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 टक। वो आवाज़ें आती है, वो बिल्कुल आती है, वो डिस्टर्ब भी करेंगे आपको। और अगर आप इस चीज़ से इरिटेट होते तो आदत डाल लो इरिटेट ना होने की, ठीक है। जब पढ़ा करो ना मम्मी को देखकर, मम्मी कैलकुलेटर के बटन दबाते रहो थोड़ा, ठीक है, आदत डाल दी है। या फिर अपने वो ले जाओ कान में कुछ घुसाने के लिए, कॉटन वॉटन घुसा लो, ठीक है ना, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है उसका। हर बच्चा कैलकुलेशन कर रहा होता है, कुछ बच्चे खास भी रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हर जगह से डिस्टर्बेंस होती है। बहुत आवाज आएगी, बार-बार दबा रहे हो। देखो ये 12 बार है ना, ये आप ही लोग दबा रहे होगे, बाकियों को नहीं पता ये ट्रिक। वो लॉक का यूज़ कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, बट ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता होती। और ये ऐसा भी नहीं कि हर टीचर बताता हो, ये हर टीचर भी नहीं बताता, टीचर्स को भी नहीं पता होती। आप ही लोग लगे बच्चे बोलोगे कि एक्स्ट्रा पढ़ गया ये। चलो हाँ, वो बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं। हाँ 15 मिनट। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा एंड के 1 महीने में, अभी नहीं बता रहा। वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और वो ट्रिक्स आपको इजीली 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है ना, बशर्ते आपको पेपर आता हो। अगर पेपर ही ना आता तो अलग बात है, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 ईयर एट 15% पर एनम इज 144। अब क्वेश्चन है ना, उसने ये नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 सालों का, ये भी नहीं बताया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 सालों का, बट ये बोला है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 144 रुपये 144 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। और बता रहे और पूछ रहे क्या, द सम इज, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, जिस तरीके से आप लोग करोगे उसी तरीके से मैं करने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर t माइनस 1, याद आ रहा है, आया ना, ठीक है जी। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। अच्छा अगर 2 सालों के लिए मैं कुछ अमाउंट, कुछ पैसा प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूँ 15% पर, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट बताएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कुछ प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करता हूँ 2 सालों के लिए 15% पर, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की वजह से। मुझे एक बात बताइए, अभी हमने जो क्वेश्चन करे 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 40 है, बट 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41 या 41.6, आ रही है ना बात समझ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर तो ये बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 144। बच्चे ऐसा कर आते हैं बट वो कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। क्या ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं। प्रैक्टिकली CI माइनस SI 144 पॉसिबल है। तो लिखा ये इसने ऐसा है, बट इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ये आपको लॉजिकली सोचना है। आई बात समझ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से, क्या मुझे प्रिंसिपल पता है, आंसर इज नो। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में P की जगह P लिख रहा हूँ फॉर्मूले में। 1 प्लस रेट कितना है क्वेश्चन में 15, टाइम कितना है 2 साल, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और ये किसके बराबर होगा 144। देखो टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मैंने इसलिए करा कि आप लोग समझ पाओ कि ये स्टेप कैसे आया है, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली ये स्टेप लिखूंगा 1 प्लस, अब देखो आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है, 1.15 टू दी पावर 2 माइनस 1, 1.15 इंटू इज इक्वल टू
-1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0.3225, और ये कितना आ जाएगा 0.30p इज इक्वल टू 144, 15 इंटू 2 30, 30/100 0.3। बताइए कितना बचेगा, यही बचेगा। इवन रेट 15% है ना। हाँ बताइए जी आंसर क्या आ जाएगा, 144 डिवाइड बाय 0.0225, 6400। आ गया समझ? अरे 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 भाई अरे भाई अरे भाई, अब सुनो, आप लोगों को है ना एग्जाम में क्या करना है, सुनो, आप लोगों को पता होना चाहिए, दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ होनी चाहिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 144 गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो। अब आपको दिखेगा कि भाई 15% रेट है और टाइम 2 साल है, तो आप डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इसका डिफरेंस कितना है 144। आप इसको सॉल्व करोगे 1.15 इंटू इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, आपका ये आंसर आ गया। फिर आपको पता है 15 इंटू 2 30/100 0.3 होगा, तो -0.3 इज इक्वल टू, आपके पास डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0.0225p। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा, 144 अपॉन दिस थिंग, तो आप ये मेमोराइज करो 0.0225, 144 डिवाइड बाई 0.0225, 6400। यानी मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे, मैं सारा काम कैलकुलेटर पे कर सकता हूँ। बट इस लेवल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। अभी तो आपको क्या है, अभी आपको है ना सारी चीज़ें पता है बट एकदम क्लियरली नहीं पता, थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है, तो आप बोलते हो कि यार ऐसे तो इमेजिन नहीं कर पा रहा, लिख के ही मुझसे होगा। बट ये स्टेज अभी है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो सकता है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही होगी, क्या क्या स्टेप्स हो रहे होंगे, और आप कैलकुलेटर पे करते चले जाओगे, और ये चीज़ विद प्रैक्टिस ही आएगी। और यही फ़र्क होता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनका पेपर जल्दी हो जाता है, और जो नहीं करते उनका पेपर 100% छूटता है। क्यों? जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके दिमाग में ये चीज़ें थोड़ी धुंधली होती हैं, उनको लिखना पड़ता है और फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। बट जो प्रैक्टिस करते हैं खूब, उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधा कैलकुलेटर पर करके आंसर निकाल देते हैं। आ रही बात आप लोगों को समझ? ठीक है ना। दिस इज डिफरेंस बिटवीन डूइंग प्रैक्टिस एंड नॉट डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो आप इनिशियली तो ऐसे ही करो, लिख लिख के करो, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना बहुत सारे, आपको एक आइडिया, आपको एक वो दिमाग में पैटर्न बैठ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होना है। फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं सीधा कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ काम, और फिर आपके आंसर्स कैलकुलेटर पे आने लगेंगे और आपको लगेगा भाई ये चैप्टर तो बहुत जल्दी हो जाता है, इसके क्वेश्चंस 1 मिनट तो लेते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की 40%, 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन इसके आते हैं, और कोई भी क्वेश्चन 15 या 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा आपको इस चैप्टर का, अगर आपको ये आदत पड़ गई तो। आपको 16 क्वेश्चन करने के लिए 16 मिनट मिले थे, 16 मिनट, बट आपने 16 क्वेश्चन कितने टाइम में कर दिए हैं? 4 मिनट में। अगर 15 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो, यानी 1 मिनट का 1/4 ले रहे हो आप, तो आपने 4 मिनट में कर दिए, आपके पास कहीं ना कहीं 12 मिनट एक्स्ट्रा बच गए हैं। ठीक है ना। और ये टाइम आप यूज़ कर सकते हो उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं। आगे बात समझ? ठीक है ना। ये सारी प्लानिंग आपको करके चलनी है। अच्छा, फाउंडेशन लेवल में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं और आपको एग्रीगेट 50% बनाना है। अब चारों सब्जेक्ट में 50 के ऊपर आ सकते हैं आराम से, ठीक है ना, मुश्किल नहीं होता अगर आप अच्छे से पढ़ो। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक होता है, उनको लगता है भाई पास हो जाऊँ बहुत है, कोई एक सब्जेक्ट, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का इको, तो खैर किसी का नहीं होता, किसी का लॉ होता है, किसी का अकाउंट्स होता है, ठीक है ना। इको किसी का नहीं होगा, इको में सबको लगता है अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट में 40-41 आ रहे हैं तो एग्रीगेट 50% बनाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो आपको बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, फिर उसमें 60 एंड मोर आए तभी आपका काम चलेगा। ठीक है ना। अगर एक सब्जेक्ट में एग्जैक्ट 50 आ गए, एक और में एग्जैक्ट 50 आ गए और एक में 40 ही आ रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ये एग्रीगेट 200 बना पाए आपका। अरे बात समझ? तो आपको कोई एक या दो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। किन सब्जेक्ट्स को? जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उनमें आप ज़्यादा पढ़ने का मन भी करेगा और आप ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है ना। एक तो इको उठा लो और एक और कोई उठा लो, लॉ मत उठाना ठीक है ना, लॉ मत उठाना। ठीक है। देखो, लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स मैटर करते हैं। आपको नॉलेज कितनी भी हो, आप फेल हो सकते हो अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं लिखा तो। उसमें आपको प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लॉ के आंसर्स लिखने का एक पूरा टेक्निक होती है, वो अभिजीत सर समझाएंगे
कि भाई ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखे जाओ मर्जी से। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि पहले आप ये लिखो, सेक्शंस लिखो, रेलेवेंट प्रोविजंस लिखो, फिर उसके बारे में बताओ क्या है, फिर आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसका आंसर दो। आंसर स्टार्टिंग से शुरू नहीं होता, स्टार्टिंग में आता है प्रोविजंस कि कौन सा सेक्शन की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, वो सेक्शन बोलता क्या है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फिर आपको उसका आंसर देना है कि अब सेक्शन ये बोलता है, क्वेश्चन में हो रहा है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ठीक है ना। आपको फिर कंक्लूजन देना होता है। तो एक तरीका होता है, और उसके अंदर भी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आप अपनी जो 11th-12th वाली इंग्लिश है वो लिखाओ, थोड़ी सी प्रोफेशनल इंग्लिश लिखनी होती है। वो प्रोफेशनल इंग्लिश लिखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लॉ का पेपर जनरली ऐसा होता है जिसमें बच्चों को ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन सब में। बट होता क्या है उसके अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर फिर 3 सब पार्ट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। यही बात समझ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 20 नंबर का, अब वो 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे 10-10 नंबर के, 3 पार्ट्स होंगे 8-8 और 4 नंबर के, या 3 पार्ट्स होंगे 6-6 और 8 नंबर के। ऐसे वो हो गए वो 3 क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 नंबर लेने पड़ेंगे। फिर तो इस तरीके से पेपर होता है। फॉर्मेट आपको दिखाएंगे, चिंता ना करो आप लोग। बट मैथ्स और इको में एकदम सिंपल है, 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 20 ईयर की क्लास स्टार्ट करूँगा मैं अगले महीने आफ्टर 10th, ठीक है ना। 20 ईयर ऐसा है कि उसमें मैक्स टू मैक्स 15 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है ना। पूरा 20 ईयर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ मैथ्स को करने में 40-45 लेक्चर लगते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स अलग, फिर LR अलग, ठीक है ना। तो काफ़ी वास्ट है मैथमेटिक्स। चलिए 20 ईयर बहुत इजी है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ मैं लूँगा। आइए जी सुनिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 2205 इन 2 years एंड 2315.25 इन 3 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कैसे होगा ये क्वेश्चन? अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी मैं आपको जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तब CA बन गया, कोई इंजीनियर दोस्त आपके पास आता है, आपसे पैसे मांगता है, आप 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे पैसा दे देते हो। तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो आता है 10 बार, और अमाउंट यहाँ पे आ जाता है 1,10,000। फिर ये प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए, इस प्रिंसिपल पे 10% आता है 11,000, और इस इंटरेस्ट और इस प्रिंसिपल को ऐड करने से हमारा अमाउंट आ जाता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जो कि प्रिंसिपल बन जाता है थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो बार बार हम देखते रहेंगे इस एग्जाम्पल को। लो जी, अब अगेन मैं इस क्वेश्चन के अंदर सारी फिगर्स मिटा रहा हूँ, एक्सेप्ट 2, और आपको बोल रहा हूँ फाइंड रेट। इससे थोड़ी देर पहले में भी मैंने सारी फिगर्स मिटाई थी एक्सेप्ट 2, और अभी भी मैं सारी फिगर्स मिटा रहा हूँ एक्सेप्ट 2, बट फ़र्क क्या है? वहाँ पर जो मैंने 2 फिगर्स छोड़ी थी वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, और यहाँ पर जो 2 फिगर्स मैंने छोड़ी हैं वो अमाउंट है आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर एंड 3 ईयर। आ रही है बात समझ, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने जो फिगर्स छोड़ी थी वो कौन सी थी? 11,000 और 12,100, और यहाँ पे जो मैंने फिगर्स छोड़ी है वो 1,21,000 और 1,33,100 है। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे बताइए इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस क्या है? 12,100। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का, इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? अगर ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो क्या रेट नहीं निकाल सकते? 12,100 अपॉन 1,21,000 इंटू 100। वेरी गुड, हो गया भाई। आ गई बात समझ? तो ये तो इजी है समझना, ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रिक काम कर रही है। हमें करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस डिवाइड बाय पहला वाला फिगर इंटू 100। वहाँ पे भी हमने यही काम किया था, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस डिवाइड बाय पहला वाला फिगर इंटू 100। बट वहाँ पे लॉजिक समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे लॉजिक समझना थोड़ा आसान है। आ रही है बात समझ? हाँ या ना?
ठीक है ना, यहाँ पे लॉजिक आराम से समझ आता है कि हाँ सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमने इस वाले प्रिंसिपल पे अर्न किया है, तो ये इसका कितना परसेंटेज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये इसका कितना परसेंटेज है वो ऐसे निकालते हैं हम लोग। वहाँ पर भी हमने सेम काम किया था, बट उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का डिफरेंस ले रहे थे। ठीक है जी, बट आई होप आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी। एक बार घर पे बैठ के तसल्ली से दोबारा देखना है आपको वो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप लोग फटाफट से। अब देखो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। आप कैलकुलेटर उठाओगे, क्या करोगे, 2315.25 माइनस 2205 आंसर डिवाइडेड बाय 2205 इंटू 100। आया बात समझ? दिस माइनस दिस, जो भी आंसर आया, डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। यहाँ पे भी तो वही किया है, दिस माइनस दिस, जो भी आंसर आया, डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। ठीक है जी, ओके, आसान है, ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। तो आपको क्या है, आपको अगर ये ट्रिक्स ना पता हो ना तो आप लोग क्या करोगे, आप इक्वेशंस बनाने लगोगे। अब 2 इक्वेशंस बनाओगे, एक पहले वाले अमाउंट की, एक दूसरे वाले अमाउंट की। उसमें प्रिंसिपल मिसिंग होगा, रेट मिसिंग होगा, टाइम होगा, एक का 2 साल, एक का 3 साल। ठीक है ना। फिर आप 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन मेथड से आपका एक चीज़ आ जाएगी, या तो पी आ जाएगा या आर आ जाएगा। फिर आप उसको पहली इक्वेशन में पुट करके दूसरी चीज़ निकालोगे, फिर आप बोलोगे ये आंसर है। बट वो 1 मिनट से ज़्यादा ले जाएगा आपका। ज़रूरत क्या है इतना टाइम वेस्ट करने की, अगर ये इतनी जल्दी कुछ सेकेंड्स में आ सकता है तो। ठीक है, अगला। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो वर्ड लिखा है इक्विवेलेंट, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को कराया ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं कराया तो इसको मैं रखूँगा होल्ड पे। ठीक है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है, वो मुझे कराना है। ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे होगा। फाइंड द रेट इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख ले क्या हम लोग? बताओ जी, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है, बताओ रेट कितना है, और एन कितना है 1.5, और एन नहीं टी सॉरी टी, और एम कितना है 2, तो एन 3 होगा, 4.5 नहीं होगा। ठीक है ना। आइए जी फिगर्स पुट करें। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो कि नहीं पता अपॉन 100 इंटू एम टू दी पावर टी इंटू एम। मैं 3 लिख दूँ सीधा, ठीक है ना, 1.5 इंटू 2। बताइए जी, जब 2 लाख इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, 131,525 डिवाइड बाई 2 लाख हो जाएगा। कितना आ गया ये 1.157625, और ये किसके बराबर होगा 1 प्लस आर अपॉन 200, आर अपॉन 200 लिख दो टू दी पावर 3। क्या हो सकता है, क्या कह रहे हो? अच्छा बताइए, अब क्या करना चाहिए मुझे, क्या सजेशंस आप लोग दोगे मुझे? एनी सजेशंस जो आप लोग मुझे देना चाहते हैं? एक तो जसलीन ने बिल्कुल ठीक बोला, सर पार को अगर इधर ले जाएंगे हम तो 1.157625 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा ये। और ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है आज ही सीखिए, 6 स्टेप्स। ए क्या होगा हमारा 1.157625, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार अंडर रूट -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। ये आ गया मेरा 1.050000। किसको? ये नहीं, पूरा लो, राउंडिंग ऑफ की दिक्कत आएगी वरना बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। ये क्या आ गया 1 प्लस आर अपॉन 200 के बराबर आ गया। ये 1 इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, बताओ जी, जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा, 200 इंटू 0.05 करो ना,
लो जी आ गया आंसर 10%। आ गई बात समझ, हाँ या ना, पक्की बात। और कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, खूब सोच के देखो एक बार। सर पहले वाले मेथड से भी तो हो सकता था ये, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 2,31 माइनस 2 लाख करके। -2 नहीं होगा ना, 2 लाख इधर जाएगा तो डिवाइड ही होगा, वो डिवाइड ही होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि 2 लाख इससे तो डिवाइड ही होगा इधर जा करके, माइनस नहीं हो सकता। अरे लो 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 लो, बिल्कुल लो। इनका डिफरेंस लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है यहाँ। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, बट दिक्कत फिर भी आएगी, वही सेम इशू आएगा। देखो भाई, एक हिंट होता है ये, अगर यहाँ पे पार्ट 3 है ना, तो ऐसा कोई ना कोई नंबर पक्का होगा जिसकी पार्ट 3 अगर मैं करूँ तो ये वाली चीज़ आ जाए। कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पार अगर मैं 3 करूँ तो इसको सॉल्व करने से मुझे ये फिगर मिल जाए, ये हिंट होता है। अब आपको करना क्या है, आपको ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 15%, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 15% को हम 1.15 बोलेंगे अभी के लिए। वैसे 15% 0.15 होता है, बट अभी हम क्या बोलेंगे 1.15, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है ना, 1 भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड करके चलेंगे। तो 1.15 इंटू इज इक्वल टू अगर मैं करता हूँ तो मैंने 1.15 का क्यूब निकाल लिया, ठीक है ना। क्या ये आंसर जो कैलकुलेटर पे आ रहा है और ये आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी 15% तो आंसर नहीं है। फिर इसी तरीके से 1.11 इंटू इज इक्वल टू करोगे, 1.11 इंटू इज इक्वल टू यानी आपने 1.11 का क्यूब निकाल लिया। अभी आंसर आ रहा है 1.36 समथिंग, अगेन मैच नहीं कर रहा। फिर अब 1.08 इंटू इज इक्वल टू करोगे, 8% का 1.08 इंटू इज इक्वल टू यानी आपने 1.08 का क्यूब निकाल लिया। आंसर आ रहा है 1.259712, अगेन 8% से नहीं आ रहा। फिर आप आखिरी क्या करोगे, 1.10 इंटू इज इक्वल टू ये क्या हो गया भाई, अरे यार ये क्वेश्चन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली वाला है ना, इसमें ये काम नहीं करेगा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का केस है, यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर ये कंपाउंडिंग एनुअली का केस होता तो ये ट्रिक काम करती। अब अगर आपको इसको कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के हिसाब से ट्रिक लगानी है तो आपको हर एक रेट को डिवाइड बाय 2 करके कंसिडर करना पड़ेगा। आप 15 की जगह 7.5% कंसिडर करोगे, 11 की जगह 5.5, 8 की जगह 4 और 10 की जगह 5। तो फिर आपको जिससे करेक्ट आंसर मिलेगा उसको डबल करने से आपका, हाँ क्वार्टरली रहेगा तो 4 से। बट अब छोड़ो उस एंगल पे, उस चीज़ को छोड़ दो, आप इसको ऐसे ही कर लो, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें फिर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़े। आप ऐसे करो एकदम, 3 को इधर लेके आओ, 1/3 हो जाएगा, सॉल्व करो और आगे आंसर निकाल लो। ओके, ये इसका आंसर रहेगा आपके लिए। 3 को इधर लेकर के आओ, इसको सॉल्व करो यूजिंग ट्रिक, आंसर निकाल लो, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके बोलो हाँ या ना। ये बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो। फटाफट, विद इन 5 सेकेंड्स मुझे जानना था वैसे तो। अगर आप 200 रुपये और 220 रुपये कंप्यूटर ड्रिफ्ट अर्न करते हो पहले दूसरे साल, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 20/200 × 100, तो 20/200 का 10% होता है, हमें पता है, आंसर आ जाएगा। आगे वाली ट्रिक याद, ठीक है ना, वही ट्रिक, सेकेंड ईयर का कंप्यूटर ड्रिफ्ट का फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर ड्रिफ्ट, हाँ तो 5 आता फिर।
ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही कर पाओगे। ये क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ या अगली क्लास में कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। थक गए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है ना। और 37 तक, क्वेश्चन नंबर 37 तक कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर एनुटी शुरू होगा। अच्छा, एनुटी जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आपको है ना एकदम मज़ा आने वाला है जब ये शुरू होगा। अभी तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जो इस चैप्टर का एक बेस क्लियर कर रहा है आप लोगों को। फिर यही कॉन्सेप्ट हायर लेवल पे उठ करके एनुटी में घुसेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं, खैर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एनुटी का जो बेस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि भाई वो एनुटी का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वो करना क्या है, वो पूरा प्रोसेस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अभी आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ आज। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28, 29 तक तो सारे कर लिए हैं। अब आप लोगों को 30 से लेकर के 37 कितने क्वेश्चंस हो गए? 8। ये 8 क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है ना। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अपने में तो है ही नहीं क्या? आपका बुक नहीं है? अच्छा ओके, ये बोलो। सर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, मैं आज भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। हाँ, जफरीना पे काम करो, ग्रुप पे शेयर कर दो फोटोज़ खींच करके। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे समझ आ गया तनिष्का और कृतिका आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को? यस सर। ओके, चलो तनिष्का आप क्लास में नहीं आओगे क्या? सर अभी मैं फिलहाल पे आई हुई हूँ, फिर से भी आ पा रही हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कृतिका आप तो आ ही जाओगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर, मंडे से। चलो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है ना। अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम लोग?